नमस्कार। जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियार मनादुरी। दर्शकों, आपने कहावत सुनी होगी, जल है तो कल है। मतलब अगर पृथ्वी में जब तक जल है तभी तक हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित है। मतलब जल हमारी ज़िंदगी के लिए बेहद आवश्यक है। वैसे तो अगर पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी में लगभग 70% जल है, लेकिन जब हम पीने योग्य जल की बात करते हैं तो उसकी जो मात्रा है वो बहुत कम है। हम शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो जल है उसकी जो मात्रा है, चाहे तालाब देखे जाए चाहे कुएं देखे जाए, तो जो पानी का स्तर है वो लगातार कम होता जा रहा है। तो ये हमारे विश्व की अगर हम बात करते हैं तो पानी का संकट इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण हमारी एक चिंता के रूप में सामने आए हैं, और इसी चिंता से संबंधित है हमारा आज का विषय जल संरक्षण। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर रुचि बड़ोला जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं दर्शकों को बता दूं, डॉक्टर रुचि बड़ोला डीन है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे करते हैं क्योंकि मैम हम जल संरक्षण की बात करें। जैसे मैंने शुरुआत में कहा है कि जल जीवन है, एक एक बूंद अमूल्य है, लेकिन हम जानते हैं कि जल हमारे लिए कितना आवश्यक है। फिर भी वर्तमान समय में जल संरक्षण जैसे विषय पे बात करना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। जल है तो कल है और जल ही जीवन है। मनुष्य के जीवन के हर पहलू के लिए जल की आवश्यकता है। इनफैक्ट पृथ्वी का जो आज हमारा एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी है, सब कुछ जल से रिलेटेड है। और जीवन की उत्पत्ति भी कहा जाता है कि जल से ही हुई थी, अमीबा से। परंतु आज सिचुएशन इतनी जो जिसे बोलना चाहिए कि डरावनी हो गई है जल के से रिलेटेड, कि वक्त आ चुका है कि हम हर फोरम पे जल संरक्षण की बात करें। जी, आपने बताया कि हमारे तालाब और कुएं जो हैं उनमें पानी का स्तर कम होता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में जो पानी की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, विकास हो रहा है, हर चीज़। ये वाटर जो है एक कमोडिटी, अगर आप इकोनॉमिक टर्म्स में समझिए तो एक कमोडिटी है जिसके ऊपर की मल्टीपल डिमांड्स हैं। हम लोगों को कैसे ट्रेड ऑफ करना है कि हमारे कृषि के लिए भी पानी क्यों रहे, ड्रिंकिंग वाटर रहे, इंडस्ट्री के लिए पानी रहे, कंजर्वेशन के लिए पानी रहे। अगर हमें पानी के स्रोतों को सतत बना के रखना है, सस्टेनेबल रखना है, चाहे वो नदियां हैं, चाहे वो आर्द्र भूमियां हैं, तो उनमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं का होना और उनका पनपना एक इंडिकेटर है कि हमारी नदियां स्वस्थ हैं, हमारे जो वेटलैंड्स हैं वो स्वस्थ हैं। तो उसमें भी कितना पानी चाहिए, तो हर वक्त हम लोगों को ये ट्रेड ऑफ करना बहुत आवश्यक है। हमारे पूरे विश्व में ही ग्राउंड वाटर की बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है। परंतु सबसे जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि भारत जो है वो अमेरिका और चाइना को मिलाकर उससे ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता है। पूरे विश्व का 25% ग्राउंड वाटर हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमारी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे देश की हैं वो ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड हैं। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी है वो वहीं पर है जहाँ पर कि पानी की कमी है। तो आप ये देखिए कि इंसान की जो बेसिक जो लाइवलीहुड है, चाहे वो कृषि है, चाहे वो खान पान से रिलेटेड है, चाहे वो सैनिटेशन से है, और बहुत सारे एक आंकड़ा है कि हर वर्ष भारत में 2 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो गंदे पानी के कारण मरते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जल संरक्षण से रिलेटेड हैं। इसलिए हमें बहुत आवश्यक है कि हम हर इस बारे में चर्चा और करें और बच्चों को भी बताएं और सब लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। जी मैम, जैसे आपने कहा कि कई जंगली जानवर हैं जो गंदे पानी की वजह से उनकी डेथ यहाँ पर हो जाती है, तो इसका जो और प्रभाव है, जैसे पानी कम होता जा रहा है और जैसे यहाँ पर आपने कहा डेथ होती जा रही है, तो जंगली जानवर इसका और क्या प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है? देखिए, जंगली जानवर की डेथ के तो ऐसे कोई आंकड़े हमें नहीं मिले कि गंदे पर, मनुष्य की बता रही इंडियंस, लेकिन जंगली जानवर अगर गंदे पानी में है तो देखिए हमारे देश में बहुत सारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो फिश और वाटर स्पीशीज से पूरी होती है। अब आप समझिए कि अगर वहाँ पर पानी में बहुत ज़्यादा, अब जैसे कि हमारे स्टडीज़ में आ रहा है, हम गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं और देश की जो मुख्य नदियाँ हैं उन पे स्टडीज़ कर रहे हैं, और उसमें बड़ी एक जो चिंताजनक विषय ये है कि उसमें हैवी मेटल्स पानी के अंदर और सेडिमेंट के अंदर आ रहे हैं, और प्लास्टिक साइजर्स और एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टिव कंपाउंड्स आ रहे हैं। तो जो स्पीशीज पानी में पाई जाती हैं, अगर उनमें आएगा तो कहीं, अभी इस पर स्टडी नहीं हुई है, परंतु ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं इसका बायो मैग्निफिकेशन हो सकता है। तो हर तरह से हम लोगों के लिए ये सिचुएशन जो है एक ऐसी स्थिति है कि जब हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है। मैम, यहाँ पे जब हम जल संरक्षण की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि जल संरक्षण के कई तरीके हो सकते हैं। वो
शहरी हिसाब से अलग हो सकते हैं और ग्रामीण के आधार पर अलग हो सकते हैं। तो हम शहरी जल संरक्षण की बात करते हैं तो किस किस तरीके के हम जल संरक्षण यहाँ पर कर सकते हैं? देखिए, एक चीज जिसको कि हमारी सरकार भी बहुत प्रमोट कर रही है जी। वो शहर की अगर मैं बात करूं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम कर सकते हैं। सिंपल टेक्नोलॉजीज हैं, अवेलेबल हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो लॉन्स में पानी जो जाता है, जब हमें लगता है कि पानी आ रहा है तो हम उसे खोल के ही रखते हैं, तो कितनी रिक्वायरमेंट है उसको, इसको जिसे कहना चाहिए कि जस्टिफाइड यूज, वाइज यूज हमें करना है। तो ये बहुत आवश्यक है। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे हम, अब ये तो बहुत बच्चों को भी बताने वाली बातें हैं कि चाहे हम ब्रश कर रहे हैं या शेव कर रहे हैं या नहाना, देखिए हर व्यक्ति का रोल है। पानी की हर बूंद कीमती है और हमारी जो वाटर पॉलिसी है वो भी इसी बात का पे वो करती है कि पानी को हमें सही प्रकार से यूज करना है। ये एक संसाधन है जो कि हमारे विकास में, हमारे वेलबींग में, हमारी हेल्थ में, हमारी फूड सिक्योरिटी में, हर चीज का एक बेसिस है पानी जी। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सिटीजन का एक दायित्व है कि हम अपने डेली यूज में, चाहे वो हमारा पर्सनल यूज हो, चाहे हमारा वो हाउस होल्ड यूज हो, पहले तो मिनिमम रूप से पानी को वेस्ट करें। देखिए, यूज और वेस्ट में बहुत अंतर होता है, हम सब जानते हैं। तो ये जजमेंट हमें करना है। दूसरा है कि रेन वाटर जो हमारा एक सोर्स है उसकी हार्वेस्टिंग करनी है। दूसरा ये है कि हमारा जो पानी रीयूज हो सकता है, क्या हम उसको कर सकते हैं, वो भी बहुत आवश्यक है। उसके अलावा जो हमारे बड़े बड़े फार्म्स हैं, मैंने तो बहुत जगह देखा भी है, और बड़े बड़े जो नर्सरीज इत्यादि हैं या जो बड़े फार्मिंग यूजेस हैं, वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि वेस्ट नहीं होता। और प्लांट की हेल्थ के लिए भी बहुत आवश्यक है कि जितनी आवश्यकता है उतना ही करे जाए। उसके अलावा जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं वो सोच भी रही हैं और कर भी रही हैं ग्रे वाटर रिसाइकलिंग। और ये तो मैंने कई कई बड़े अच्छे होटल्स में ये देखा है कि वो अपने स्लज और जो उनका वेस्ट वाटर है उसको रिसाइकिल करके रीयूज कर रहे हैं। और किसी ने मुझे एक बार बताया था कि वो एक बार ये किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री में गए, जहां पर कि जो हमारे फ्लश से जो पानी आता है, हमारे जो टॉयलेट्स का पानी होता है, उसको उन्होंने रिसाइकिल करा। और उन्होंने बताया कि जो वहां पे साइंटिस्ट थे, उन्होंने आधा ग्लास पानी वो खुद पिया कि ये उस लेवल का पानी है कि ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी है। तो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। एआई सिस्टम्स हैं जो डिटेक्ट कर सकते हैं, अलार्म सिस्टम्स, कि हमारे यहाँ कहाँ पर लीकेज है। हर घर का प्लम्बिंग सिस्टम, हमारी सड़कों पे हम देखते हैं कि पाइप से पानी बह रहा है। ये तो मुझे लगता है कि एक क्राइम है जी, पानी का वेस्टेज। तो हर लेवल पे पानी को जो है बचाया जा सकता है और बचाना भी चाहिए। जी मैम, आपने बहुत सारे तरीके यहाँ पे सुझाए हैं, लेकिन आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि बारिश का पानी है, हम इसको बचा सकते हैं, हम जो वाटर है घर का उसे रीयूज कर सकते हैं, तो इसके लिए जो जन सहभागिता है मैम वो बहुत आवश्यक हो जाती है। मैम, वही सबसे बड़ी बात है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जागरूकता और चिंतन, और आपने ये बहुत ही अच्छा विषय जो आज चूज करा बहुत सोचकर, मुझे लगता है कि इसकी बहुत आवश्यकता है। इसी फोरम में नहीं, हर फोरम में। और हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू बच्चों के स्कूलों में, गांव लोग वालों के साथ जगह जगह जाकर, और ये तो आपने मुझसे अर्बन एरियाज के बारे में पूछा था, लेकिन गाँव में मैं अगर सिर्फ उत्तराखंड की बात करूँ, हमारे उत्तराखंड में जो पहले जो देखिए गंगा बेसन में अगर देखा जाए तो मुख्यतः जो लोगों का जीविका का संसाधन है वो एग्रीकल्चर है। जी बिल्कुल। लेकिन उसको फूड बोल ऑफ द कंट्री भी माना जाता था। तो जो कैश क्रॉप्स थे, जैसे कि क्या हो गया, गेहूं, चावल इत्यादि, उनका एक ज्यादा जोर है यहाँ पर। लेकिन जरूरत क्या है कि जिस गंगा के किनारे पे वो उस प्रकार की खेती करी जाए, या वो अनाज लगाया जाए, या वो प्रोडक्ट लगाया जाए जिसमें कि हम बहुत फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स वगैरह ना डालने की आवश्यकता पड़े। और दूसरा, जिनकी पानी की रिक्वायरमेंट कम हो। आज हम पहाड़ों में भी सोच रहे हैं कि हम बासमती चावल उगा लेंगे। अगर हम उत्तराखंड में सोच रहे हैं तो ये हमारी सोच कहीं ना कहीं इसको ठीक करना है। हमारे जो पहाड़ों के जो फसल होती है, हमारे मंडुआ, झंगोरा, कौड़ी, जो कि मिलेट्स हैं, हमारे देश में 9 प्रकार के मिलेट पाए जाते हैं, जिसमें से कम 4 से 5 प्रकार के मिलेट हमारे प्रदेश में हैं। तो वहां पर हमें क्या आवश्यकता है गेहूं और चावल की। आज के दिन जबकि हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर कराया, और ये जितने प्रकार के जो हमारे क्रॉप्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, जो मिलेट्स हैं, इनकी वैल्यू बढ़ गई है। और हम भी अपने प्रोजेक्ट के थ्रू लोगों को बीज बचाओ बीज बढ़ाओ का एक आंदोलन हमने चलाया कि जो बीज खो चुके थे, लोगों के पास थे ही नहीं, तो जिन लोगों के पास थे हमने उनको दोबारा इस चीज की ट्रेनिंग दी। ये जब हमारा ये जो कोदा, झंगोरा, कौड़ी होता है, इसमें एक चैलेंज है प्रोसेसिंग का, उसकी ट्रेनिंग दी। बहुत अच्छा काम हमारे प्रदेश में लोग कर रहे हैं, उन लोगों से मिलवाया और उसमें वैल्यू एडिशन सिखाया। तो उसके बाद हम ये जो एक चेंज लाना है,
खेती में, जो खास तौर पे जो ताजे पानी के स्रोत है उनके आसपास हमें क्या करना है, ये बहुत आवश्यक है जल संरक्षण के लिए। अगर 1 किलो चावल 100 लीटर पानी लेता है तो 1 किलो हमारा जो मिलेट है, हमारा मोटा अनाज है, वो 1 लीटर पानी लेता है। जैसे आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह जल संरक्षण हो सकता है, जब हम जल संरक्षण की बात करते हैं उसके साथ ऊर्जा संरक्षण भी अपने आप लिंक हो जाता है। तो जल संरक्षण से ऊर्जा संरक्षण किस तरह मैडम, खेती में जब लोग पंप लगाते हैं जी, तो बिजली का आपको, अब बिजली कहाँ से आ रही है? पानी से जी। तो ये तो पूरा लिंक्ड है, कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर, इलेक्ट्रिसिटी वाटर। अब देखिए इसमें एक और है सिचुएशन, हमारे देश में अभी हमारा एक नया आह्वान, नया तो नहीं है लेकिन सोलर इरिगेशन की बात हुई है और इम्प्लीमेंट भी हुआ है प्रोग्राम, यही नहीं और भी नेबरिंग कंट्रीज में। मुझे लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि पहले तो हमारा बिजली का बिल पड़ता था जब हम पंप चलाते थे, तो हम उसमें कुछ डिस्क्रिशन रखते थे कि भाई बिजली जितना पानी चाहिए उतना ही निकालेंगे, पंप उतनी ही देर चलाएंगे। लेकिन अगर वो सूर्य की एनर्जी से चलेगा तो वो डिस्क्रिशन कहीं हम खो ना दें और हम ग्राउंड वाटर का एक्सेस यूज ना करें। तो हर चीज का दो धारी तलवार है, हर चीज। और हमको एक वाइज सिटीजन की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह अपने डिसीजन लेने हैं। और ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैं तो गंगा के क्षेत्र में गांव वालों के साथ बहुत काम करती हूं और मेरे गंगा प्रहरी, जो कि आज पूरे देश में सबसे अग्रिम श्रेणी में है, गंगा और उसकी सहायक नदियों का संरक्षण कर रहे हैं, वो लोग इतने अवेयर हैं, वो इस हर पहलू पे विचार कर रहे हैं और ये डिसीजंस ले रहे हैं और यही डिसीजन समाज में भी जो है फैला रहे हैं। तो इसी तरह के हमें जो लोग हैं उनको बढ़ावा देना है, एक सामाजिक मूवमेंट करना पड़ेगा जल संरक्षण के लिए। जी मैम, अगर हमें लगता है कि जल संरक्षण हमें करना है तो हमें स्कूल कॉलेज के जो गोइंग बच्चे हैं उन्हें इससे जोड़ना हो, क्योंकि हमारे आगे का जो भविष्य इन्हीं से बढ़ना है। तो आपको क्या लगता है इन बच्चों को कैसे इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा जा सकता है? मैडम, ऑलरेडी हमारा जो ये गंगा, जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा हमें प्रोजेक्ट दिया गया, इसमें 1000 से अधिक स्कूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। और इन स्कूल्स में हम उन बच्चों को साथ, उनकी टीचर्स के साथ यही कार्य करते हैं और हर दिन ये नंबर बढ़ता जाता है और उनको हम अपने बाल गंगा प्रहरी बोलते हैं। हमको लगा कि कैच देम यंग की जो फिलॉसफी थी, इसलिए हमने स्कूल के बच्चों के साथ काम करा। बहुत सारे गेम्स, बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारी कहानी की किताबों के माध्यम से, और एक हम बच्चों का अखबार भी निकालते हैं जिसमें बच्चे स्वयं अपने लेख भी लिखते हैं और वो हर इन स्कूलों में जाता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है कि जब वो उस चीज को पढ़ते हैं और अपना लिखा हुआ चीज को एक न्यूज़पेपर में देखते हैं तो और इनकरेज होते हैं। इसके अलावा हम कॉलेजेस के साथ भी काम करते हैं और कॉलेज प्रोफेसर्स के साथ भी काम करते हैं। हर लेवल को बताने के लिए हमें अलग तरीके का इंफॉर्मेशन चाहिए। बच्चों को बताने का तरीका अलग है, आप प्रोफेसर्स और जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको एक बहुत ही साइंटिफिक बेसिस से आपको बताना है। लोकल कम्युनिटी को आपके उनके लिए पानी सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है जो कि वो यूज कर रहे हैं, वो नदी, वो उनके जीवन का आधार है, उनके स्पिरिचुअलिटी, उनका रिलीजन, उनके ट्रेडिशन सब चीज से जुड़ा हुआ है। और जैसे कि हमारे जो ज्यादातर भारतवर्ष के लोग हैं उनके, तो हमें वो बात को भी सामने लाना है। तो ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी भी है और एक काम है जो कि मुझे लगता है आत्मा से परमात्मा तक सबको मिलाता है। क्या आपको लग रहा है जो पानी की जो कमी यहाँ पर हो रही है उससे पर्यावरण में हमारे क्या दुष्प्रभाव यहाँ पर पड़ते दिख रहे हैं? जल नहीं है तो कुछ नहीं है, जल नहीं है तो जंगल नहीं है, जंगल नहीं है तो हवा नहीं है, और जंगल नहीं है तो पानी भी नहीं है। पानी के सोर्सेज कहाँ हैं? हमारे जो बांज बुरांस के जंगल हैं जिनकी रूट्स में वाटर स्टोर हो रखा है, वो धीरे धीरे रिलीज होता है, वहीं तो नदियों में पानी आ रहा है, उन्हीं जंगलों से, उन्हीं वाटरशेड से, जिनके कंजर्वेशन में हमारा जो वन विभाग है वो दिन रात जुटा हुआ है, वो सोर्सेज है हमारे पानी के। तो ये तो एक साइकिल है। अगर पानी की कमी होगी तो रेगिस्तान बनेंगे, और हमारे देश ने तो रेगिस्तान में भी पानी पहुंचा दिया अपने कैनाल्स के द्वारा। अगर आप देखें तो 1960-70s में हमारे अपर गंगा कैनाल, लोअर गंगा कैनाल, और उसके बाद जो है बाकी नदियों से जो कैनाल बन के राजस्थान, गुजरात में गए, उन्होंने तो रेगिस्तान को भी हरा बना दिया। तो पानी तो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए जो है संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और पानी, ये तो एक ही चीज है, ये तो दो चीजें हैं ही नहीं। अगर अच्छा संरक्षण होगा तो पानी भी मिलेगा, अगर संरक्षण में कमी आएगी तो वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगी आपकी वाटर की सप्लाई में। जी मैम, यहाँ पे आपने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के साथ भी लगातार आप जुड़ी रही हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट जो है, किस तरह से यहाँ पर जो जल संरक्षण इस विषय में कार्य कर रहे हैं? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि नमामि गंगे तो अपने आप में ही बहुत सारे काम जल संरक्षण के लिए कर रहे हैं, वो तो एक अलग एस्पेक्ट है।
मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो है वो था कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स। फिर जल से रिलेटेड तो सारा ही मिनिस्ट्री ही बना दी सरकार ने, तो वो तो बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। लेकिन अपने प्रोजेक्ट के द्वारा भी हम, जो मैंने आपको गंगा प्रहरी एक काडर बताया कि आज 7,000 गंगा प्रहरी गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। तो वो लोग जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर चाल खाल का संरक्षण, जो पुराने ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको रिजुविनेट करना, ये लोगों के अंदर ये चीज़ जागरूकता लाना। सबसे बड़ी बात है कि हम जो अपना वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी तरफ ध्यान देना। ये सारा काम वो है एक स्वेच्छा से कर रहे हैं, हाईली मोटिवेटेड लोग हैं, तो वो अपनी स्वेच्छा से। ये तो हमारा देखिए लाइफस्टाइल में चेंज लाना है, हमारी सोच में, हमारे बिहेवियर में ये चेंज लाना है। और ये एक दिन का काम नहीं है कि हमने इस पे चर्चा कर लिया, एक दिन हमने जागरूकता का प्रोग्राम कर लिया। ये तो हमारी हर सांस के साथ हमें ये बोलना है और करना है। जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा कि हर सांस के साथ हमें कार्य करना है। लेकिन जब हम ना हाउस होल्ड की बात करते हैं, हम घर की बात करते हैं, घर की महिलाओं की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा पानी वेस्ट जो होता है घर से होता है। तो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है महिलाओं को समझाने की है कि घर में जो कार्य है वो किस तरीके से करें। तो क्या इसके लिए कोई प्लानिंग है? मैडम ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि तो समझने वाली बात है। कोई भी एक घर की महिला अपने घर की एक चीज वेस्ट नहीं होने देती है। अगर पुराना खाना बचता है उसको भी रिसाइकिल और रीयूज करा जाता है, तो वो महिला से बढ़िया कंजर्वेशनिस्ट दुनिया में कोई है ही नहीं। कोई भी महिला, उससे बड़ा कंजर्वेशनिस्ट दुनिया में कोई नहीं है, उससे बढ़िया फाइनेंस मिनिस्टर कोई नहीं है, उससे बढ़िया डॉक्टर कोई नहीं है। कौन है बताइए? वही है ना। तो वही डॉक्टर, वही फाइनेंस मिनिस्टर, वही कंजर्वेशनिस्ट को आप सामने लाइए ना, वो सब कुछ करके दिखाएगी। वो बताएगी कि पानी के जब मीटर लग चुके हैं घर में और पानी का जब बिल आएगा, तो वही महिला इंश्योर करेगी कि मेरे घर में पानी वेस्ट नहीं होगा। वही महिला इंश्योर करेगी कि मेरे घर का पानी साफ कैसे रहे ताकि मेरे परिवार के लोगों तक कोई बीमारी ना पहुंच पाए। वही महिला एज अ कंजर्वेशनिस्ट ध्यान रखेगी कि मेरे घर के आसपास जो तालाब हैं, जो मेरे जल के स्रोत हैं, जो मेरे नदी नौले हैं, जो हमारी धाराएं हैं, वो भी बचे रहे। बस उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उनको एक आवाज देनी है। तो वो आवाज मतलब किस तरीके से? कोई एक इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करना, तभी ये गंगा प्रहरी का जो काडर है। और ये मैं तो कह रही हूँ गंगा प्रहरी तो हमने आज बनाया, हमारे तो कितने गांव में देखिए, आपको मैं गढ़वाल पहाड़ का एक रिवाज रीति बताती हूँ, आपने भी शायद करा होगा। जब शादी होती है लड़की की, तो शादी के दूसरे दिन कहाँ ले जाते हैं लड़की को? याद है? नल पे नहीं ले जाते थे, वो ले जाते थे धारे पे, जहाँ पे पानी आता था। और हमारी प्रथा थी धारा पूजना। क्यों पूछते थे? क्योंकि वो हमारे लिए सबसे आदरणीय था, सबसे इंपॉर्टेंट था उस बहू के लिए कि इसकी इज्जत करनी है तुमको। ये है हमारा जीवन का आधार। आज जब धारे नहीं है, लोगों के नल आ गए, तो नल की पूजा करी जाती है। चूल्हे की पूजा बाद में होती है, पहले नल की पूजा होती है। तो ये सब सिस्टम है, बस इनको आगे लाना, उसका इंटरप्रिटेशन बताना है। क्या है? इसकी इज्जत करो। ये एक रिसोर्स है जो कि स्कैर्स रिसोर्स है, और अभी कुछ टाइम के बाद पृथ्वी का सबसे स्कैर्स रिसोर्स होने वाला। अगर हम भारत की बात करते हैं, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि लगातार जो पानी है उसका जो स्तर है, नदियों का स्तर कम होता जा रहा है, पानी लगातार यहाँ पे कम होता जा रहा है, आगे इसकी मुसीबत हो सकती है, पानी की जल संकट भी यहाँ पे आ सकता है भारत में। तो क्या इसका हमारी आर्थिकी में किस तरह से आप प्रभाव देख रही हैं? देखिए, हमारे देश में तो अगर आप गंगा बेसिन में ही लें तो देश का 40% जो इरिगेटेड क्षेत्र है वो तो गंगा बेसिन में है, और 90% जो पानी है वो तो नदियों से ही आ रहा है, ग्राउंड वाटर या नदियों से आ रहा है। तो ये बताएं कि आप खुद ही समझिए कि जीडीपी, ये भी प्रोजेक्शन है कि अगर हमारा इरिगेशन वाटर कम हुआ तो 2050 तक 12% जीडीपी कम हो जाएगी हमारी। ये तो एक बात हुई जी। लेकिन उसके अलावा आप ये समझिए कि हर तरह का प्रभाव पानी की कमी से होगा। और जो हमारी नदियों में, और क्या हो रहा है कि मेजर नदीज में भी, भाई हमारे को तो इरिगेशन के लिए भी पानी चाहिए, हमको इंडस्ट्री के लिए भी पानी चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारी इरिगेशन स्कीम्स आ रही हैं नदियों पे। कुछ आ चुकी हैं, कुछ नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से एज इट इज वाटर नदियों में कम हो रहा है जी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि बाकी के जो कार्य हम कर, देखिए मैंने बोला ना, ट्रेड ऑफ है। हम डेवलपमेंट को नहीं रोक सकते, रोकना भी नहीं चाहिए। हमको इरिगेशन के लिए पानी चाहिए तो वो तो चाहिए ही, लेकिन उसमें हम एक वाइज यूज का कंसेप्ट डाल सकते हैं कि बैलेंस करके कैसे चलना है। और उसके अलावा हम जो इंडिविजुअल डिसीजन, हाउस होल्ड डिसीजन, म्यूनिसिपल डिसीजन से उसको वेस्टेज को कम कर सकते हैं, फ्रेश वाटर को या क्लीन वाटर को बढ़ा सकते हैं। तो ये हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
मैम जैसे कि आपने कहा कार्य करने की आवश्यकता है, और कई लोगों के साथ, जैसे आपका ग्रामीण क्षेत्र में आप काम कर रही हैं, बच्चों के साथ यहाँ पे आप काम करें, कॉलेज के बच्चे जो बड़े बच्चे उनके साथ भी आप काम कर रहे हैं, आपको रिस्पांस जो लगता है, लोग कितना इन चीज़ों को समझ पाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारी आवश्यकता है, हम मानते भी हैं, लेकिन हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो आपको क्या लग रहा है कि जब समझा पा रहे हो वो डिलीवर कितना हो पा रहा है? देखिए, अब ये लंबी कहानी आपने शुरू करी है। देखिए क्या होता है कि मैंने तो जीवन भर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे काम करा, लेकिन इसको जो कहते हैं एक सार्थक रूप देने का मौका मुझे तब मिला जब मैंने एक्चुअली गंगा वाला जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है तब, क्योंकि इसमें हमको दिख रहा है कि नदियों के किनारे इतना कबाड़ा है, घाट गंदे हैं, नदियों के पानी में लोग मतलब बहुत हर चीज़ डाल रहे हैं, गंदगी डाल रहे हैं हर प्रकार से। तो दिख भी रहा था। और जब हम लोग गंगा के किनारे किनारे बसे गाँव में गए और हमको ये कार्य दिया गया कि आप इसमें जन सहभागिता है वो जुटाएंगे, उसके द्वारा आप, हमारा प्रोजेक्ट यही है कि आप स्पीशीज कंजर्वेशन करेंगे थ्रू स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेशन। तो हम, और ये मेरा सब्जेक्ट जो था मेरे को बहुत प्रिय भी था, और जब हम गांव में गए तो हमको लगा कि कहाँ से शुरू करें। तो हमने देखा कि लोग हैं जो कि बहुत इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं, यंग लोग हैं, महिलाएं हैं, लेकिन फड़फड़ा, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पिंजरे में हैं। वो एक पिंजरा था उनके चारों तरफ, अज्ञानता का पिंजरा। उनको कोई हाथ पकड़ के कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा था, वो छटपटा रहे हैं। अगर वो कुछ कर भी रहे हैं तो उसको कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, क्योंकि उनकी अप्रोच नहीं है वहाँ तक। तो बहुत करीब 6 महीने हर गांव में लोगों से बातचीत करने के बाद ये मेरी समझ में आया कि प्लेटफॉर्म बहुत आवश्यक है। और ये भगवान का बहुत बड़ा, मतलब मैं बताऊंगी, आशीर्वाद था माँ गंगा का कि हमको ये मौका मिला कि हम ये प्लेटफॉर्म बना पाए। और ये प्लेटफॉर्म था गंगा प्रहरी प्लेटफॉर्म, और यही नाम मैंने दिया कि गंगा के रक्षक गंगा प्रहरी, नदियों के रक्षक गंगा प्रहरी। और इसका हमने पूरा डेटाबेस बनाया, प्रत्येक गंगा प्रहरी को एक मान्यता मिली, उसकी ट्रेनिंग। ऐसा नहीं है कि कोई भी गंगा प्रहरी बन सकता है, उनको पहले अपना दिखाना पड़ेगा कि वो मोटिवेटेड हैं, वो बनना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं नदियों के लिए। उसके बाद उनकी कई लेवल पे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, जिसकी जैसा इंटरेस्ट हो ट्रेनिंग करते हैं, अवेयरनेस करते हैं, उनको अपने प्रोग्राम्स में जोड़ते हैं। तो ये तो एक स्टेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद वो लोग गंगा प्रहरी काडर में आ गए। लेकिन संरक्षण भूखे पेट नहीं होता। बिल्कुल। अगर व्यक्ति को ये चिंता करनी है कि शाम को मैं अपने और अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा, तो वो जाकर आपका नदी की सफाई नहीं कर सकता। जी। तो हमें ये भी, मेरे को पता था कि जब तक आप लोगों की जीविका को एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक उनके सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनके बारे में बातचीत नहीं करेंगे, तब तक संरक्षण की बातचीत करना व्यर्थ है। आज के दिन रहेगा, लेकिन जिस दिन हम निकलेंगे वो बात भी खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो इसलिए हमने धीरे धीरे, और हमको सरकार जल शक्ति मंत्रालय से भी बहुत इंकरेजमेंट मिला, और हमने उनकी जीविका को जोड़ना शुरू करा कंजर्वेशन के साथ। और महिलाओं को, बच्चों को डिफरेंट जो लाइवलीहुड जो स्किल्स होती है उनमें ट्रेनिंग देना शुरू करा, जहाँ की जो स्किल थी। माना पश्चिम बंगाल की बात करिए तो वहाँ पे टाई एंड डाई, पेंटिंग, आर्टिस्टिक काम में लोगों का बड़ा रुझान होता है। तो वहाँ की महिलाओं को हमने उन्हीं चीज़ों की ट्रेनिंग दी, चमड़े की वस्तुएं बनाने की ट्रेनिंग दी। उसके अलावा धूप अगरबत्ती, देखिए मंदिर तो हर जगह, और महिलाओं के लिए बहुत आसान काम है धूप अगरबत्ती जलाना और अपने लोकली गांव में बेच देना। बहुत बड़ा हमने इसको नहीं वो करा। और उसके बाद बिहार में जैसा है कि वहाँ पे साड़ियाँ बनाते हैं लोग, पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छी बनाती है महिलाएं, मार्केट नहीं था। हमने छोटे छोटे मार्केट उनको उपलब्ध कराने शुरू करे, उनको दिल्ली तक, और हमको बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिला सरकार से, और हम उन्हें दिल्ली तक लाते गए। उनकी जो कलाकारियाँ थी, स्किल्स थी, वो दिखाते गए। हमने बहुत जगह उनके दिए गए सामान को यूज़ करा। इसी तरह से यूपी के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं अपने पहाड़ में करा, और उनका एक काडर बना दिया, और एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो गया है। तो उत्तराखंड का गंगा प्रहरी पश्चिम बंगाल के गंगा प्रहरी के टच में है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके यहाँ का सामान उनके यहाँ बिक रहा है, उनका सामान वहाँ बिक रहा है। फिर सरकार ने, NMCG ने जो है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने दिल्ली हाट में एक जलज का स्टॉल खोला है, वहाँ पर गंगा प्रहरियों का सामान बिकता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में जो है जलज केंद्रज के नाम से गंगा प्रहरियों का सामान बिकता है, और अपने क्षेत्र में तो उनके पास कई आउटलेट्स हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी पहल है, लेकिन कुछ ना कुछ कोशिश ये जारी है। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश करने से ही चीज़ें कामयाब यहाँ पर होती हैं। मैं भी एक प्रश्न और है मेरा, जिससे हम बात करते हैं, हम जब भी कैटेगरी देखते हैं, हम कहते हैं साक्षर, जो साक्षर नहीं है। तो जहाँ साक्षरता है, और हम गांव जहाँ पे साक्षरता थोड़ी कम है, या जो लोग साक्षर नहीं है, किन लोगों को समझाना ज़्यादा आसान होता है?
देखिए, वो समझाना तो चैलेंज है इंसान के लिए, और ये तो बहुत मेरे लिए मुश्किल है कहना कि वो इलिटरेट और इलिटरेट की जो आप बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई अभी देखिए, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। हमने सोचा कि जो गंगा और नदियों से रिलेटेड जो संरक्षण की बातें हैं वो कहाँ से आती हैं जी। हमारी, मैंने आपको एक बताया कि ये जल पूजा, जी बिल्कुल, धारा पूजा मैंने एक बताई, तो ऐसे ही पूरी नदियों के क्षेत्र में ऐसे कई रीति रिवाज हैं, ऐसी कई कहानियां हैं जो हमने बचपन में अपने दादा दादी नाना नानी से सुनी, पानी के बारे में, जंगलों के संरक्षण के बारे में। आज वो कहानियां खत्म हो गई, क्योंकि क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं, फोन पे खेल रहे हैं, सोशल मीडिया। ये गाँव में भी वही हालत है, माएँ बहुत बिजी हैं, पिताजी लोग अपना काम करें, जो दादी दादा के साथ बच्चे रह रहे हैं उनके पास तो फिर भी एक होप है कि वो चीजें सीखेंगे। तो हमने कोर्स करा, एक गेट टुगेदर करा, गंगा ग्रैंडमाज कोर्स जी। तो हमने जो दादी नानी थी इस क्षेत्र की, 120 दादी नानियों को इकट्ठा करा और उनके द्वारा फिर बताई गई कहानियां, गीत, लोक ये जो हमारे ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, लोकगीत हैं, खाने की विधियां हैं जो हमारे, वो उनको सबको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करी। और मैं आपको बताऊं कि वो ग्रुप के साथ काम करना इतना बड़ा एक प्लेजर था, और मैं कहती हूँ कि इतनी बड़ी सीख थी। क्या नॉलेज का भंडार है। हमने सोचा कि वो सिर्फ साक्षर लोग ही सब कुछ जानते, ऐसा नहीं है जी। ये जो हमारा भंडार था जिसको कभी किसी ने सोचा ही नहीं, एक मिडिल एज वुमन जो बुढ़ापे की तरफ जा रही है गांव की, जिसको कभी किसी ने किसी भी रूप में उनका ये वाला रूप था, ये किसी ने नहीं देखा। और जब हम ये लाए तो वो तो सबसे बड़ी सपोर्टर है आज हमारे इस कार्य में, और वो अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को भी ये मैसेज अब जबरदस्ती भी देना चाहती है जी। हमने उनको बताया कि आपका रोल तो आपके घर से शुरू होता है, आप तो एक पूरी पीढ़ी को संवार रहे हैं। तो ये है मैडम, तो ये तो अलग अलग है। अंतिम प्रश्न के कार्यक्रम का समय यहाँ पे समाप्त हो रहा है कि आप हमारे दर्शकों को जल संरक्षण के विषय में क्या संदेश यहाँ पर देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही बात हमेशा बोलती हूँ और दोबारा बोलना चाहूंगी कि इस देश के प्रत्येक वासी को बोलना है कि मैं नदियों का संरक्षक हूँ, मैं पानी का संरक्षक हूँ। गंगा, मैं खुद को, अपने आप को एक गंगा प्रहरी मानती हूँ, और मेरा कहना है कि हम तो उस दिन विजय हो जाएंगे, हर चीज में हमारा देश आगे चला जाएगा जिस दिन हमारे देश का प्रत्येक नागरिक ये मान ले कि जल संरक्षण और उसके जुड़े हुए जितने भी संरक्षण से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम है। सरकार जो कर रही है वो अपना कर रही है, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ये मेरा भी नारा है और मेरा भी काम है जी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जल संरक्षण के विषय में देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ डॉक्टर रुचि बडोला जी यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने जल संरक्षण के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमको दी है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जल संरक्षण की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी कि मैं जल संरक्षण करता हूँ और करूँगा। जब हम ये प्रण ले लेंगे तो जल संरक्षित भी होगा और जल संरक्षण यहाँ पर करना आसान भी हो जाएगा। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार।